हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 5/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो हमारे वकील थे सिंघवी साहब, उन्होंने अपनी शुरुआत माननीय सुप्रीम कोर्ट में फंड के बारे में बात करते हुए शुरू की थी। और वो एक ऐसा पॉइंट था कि हमें डिरेल भी कर सकता था, लेकिन हम लकी थे कि कोर्ट ने ये पूछ लिया कि आप जो फंड की बात कर रहे हो क्या इसके लिए कोई प्रोविज़न है। और जैसे ही प्रोविज़न की बात आई वहाँ से सिंघवी साहब संभाल गए। हो सकता है कि उनको इसी प्रकार ब्रीफ किया हुआ। और ब्रीफ करने वाले कौन होंगे? ब्रीफ करने वाले एआईबी पार्क के जो भी फंक्शनरीज हैं और इनके एक एम्प्लीड पार्टी भी है अराइज वाली, वो हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। इसी संदर्भ में एक बड़ा लेख लिखा है राजकुमार वर्मा 36 कमल कॉलोनी दिल्ली रोड सहारनपुर, मोबाइल नंबर ये उन्होंने दे रखा है। और सारा लिखने के बाद लिखा है इन्होंने केवी आचार्य एंड श्री सेवाराम एडवोकेट अराइज रेस्पेक्टिव सर्स। और सबसे अंत में लिखा है कि देर इज नो नेग्लिजेंस इन द केस में किसी प्रकार की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। यदि आप फंड की बात करते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट ने यदि ये एक्चुअरी को भेज दिया तो 3-4 साल और लटक जाएगा और क्या रिजल्ट आएगा कोई पता नहीं। इसलिए 7 और 11 रेगुलेशन का 7 और 11 रूल नंबर अच्छी तरह पढ़ा जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। 5 तारीख को उसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। अब क्योंकि ये बड़ा लेटर है मैं इसको पढ़ के बताऊंगा और मैं यहाँ इसलिए डाल रहा हूँ अर्जेंटली जो भी इसको सुने अपने ही सोर्सों से ये आचार्य जी को, सेवाराम जी को और जो भी कनेक्टेड पर्सन को बताएं कि जिस प्रकार फंड की चर्चा हुई थी इस प्रकार की फंड की चर्चा अब सिंघवी साहब कोर्ट में नहीं करें, केवल बात करें फंड की तो केवल रेगुलेशन 7 और 11 की बात करें। अब दोस्तों मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। रेस्पेक्टेड सर्स, I wish to invite your kind attention to the appeal filed by Arise in the Supreme Court in late MC Singla and others case. Came for hearing on February 5th, 2026 regarding pension updation. During the arguments in the above case, the learned advocate did not fully mention about Regulation 7 and 11 for updating pension fund contributions. बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन 7 और 11 को वहाँ पर मेंशन किया जाए, उसका एक वर्ड भी वकील ने नहीं बोला। The pension fund as stipulated in the Regulation 11 that before finalizing the balance sheet every March 31st, the bank shall obtain a certificate from an actuary regarding the pension fund, confirming that sufficient funds are available for smooth payment of pension and family pension. If there is a shortfall, the bank will deposit the necessary amount in fund to ensure uninterrupted payment of pension and family pension. Only after that, bank's balance sheet will be finalized. There was no need for the advocate to state that we have a fund of 4,71,000 करोड़। इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने पहले ही कहा था कि फंड की ज़रूरत नहीं थी। बार बार कहने के बाद इन्होंने फंड को मेंशन किया। एंड दैट इफ दिस फंड इज फाउंड इनसफिशिएंट ऑफ पेंशन अपडेशन अवर पेंशन शुड बी रेड्यूस्ड। वाई सच इररेलेवेंट आर्गूमेंट। यदि पता चलता है कि फंड कम है तो पेंशन रेड्यूस्ड हो जाएगी उसी प्रकार की। Mentioning that the pensioners have contributed 4.71 lakh crores as pension fund was sufficient argument. Furthermore, it must be pointed out that many banks like PNB, Union Bank, etc. not deposited anything in pension fund in 2020, though 10% contribution was mandatory for banks. Certain banks misused funds like PNB in 2020, even Regulation 7D not followed. अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमें चीज़ों की चर्चा की जरूरत नहीं है। फंड कितना है कितना नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे को अधिकार देता है केवल सीपीए के बदले पेंशन। आपका फंड कहाँ से आएगा? रेगुलेशन 7 और 11 को पढ़ ले, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। रेगुलेशन 35.1 एज अमेंडेड हैज एग्रीड क्लॉज इन पेंशन रेगुलेशन 995 वेयर इन इट्स स्टिपुलेटेड दैट पेंशन ऑफ बैंक पेंशनर फॉर द पीरियड from 1986-87 would be updated. This was fixed at rupees 350 for all cadres and it remains 350 even today. Family pensioners was fixed at 1000, which after updation was set at 175 plus DA per month and it remains 175 per month even today.
All pensioners gave their consent to the bank to transfer their provident fund and interest on their own to the pension fund, which today amounts to more than 4.71 lakh crore. The bank have kept their PF contribution payable amount along with the interest in the pension fund, which is the pensioners' own money, otherwise payable to them. In return, the bank is paying pension to the pensioners. After the demand of pension updation, Regulation 35(1) was amended in 2003, and the provision basic pension, additional pension where applicable shall be updated per Appendix 1 was included. However, the IBA, Indian Bank Association, did not implement it, which is the main point of contention. If this rule was not meant to be implemented and was only for the 1986-87 retiree, then why it was kept in the pension regulation in 2003 and remains there still today without any changes exist in the regulation? It is clearly evident that Regulation 35(1) was included for pension updation, but the benefit is being deliberately withheld from the pensioners with the support of UFBU. This is the core issue of the dispute in this issue. The learned advocate should be provided details of Regulation 11, Regulation 35(1) and Regulation 56 to present before the court and argue for the implementation of pension updation in accordance with it. Further, Article 14, 21 and 301 of the Indian Constitution be put to the strengthen our claim. Please bring this matter to the attention of the learned advocate so that there is no indulgence in the case. Yours sincerely. और आगे जो है यहाँ पर आ गया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राजकुमार जी के लेटर के माध्यम से सब कुछ सेटल्ड हो चुका है, कोर्ट सेटल कर चुका है. यस, देयर इज ए पेंशन अपडेशन, स्ट्रॉन्ग पेंशन अपडेशन का केस है 35(1). अमेंडेड जो है वो भी उसका पार्ट है, और 3 जो टेबल मांगी है वो इसी काम के लिए मांगी गई है, अपडेशन के लिए. अब बात आएगी केबल और केबल. यदि पेंशन फंड पर उलझाया जाता है तो उसमें 2 चीज निकल करके आ सकती हैं. पेंशन फंड की सफिशिएंसी के लिए कोर्ट इसको एक्चुअरी को दे सकता है, और नहीं देगा तो पेंशन फंड यदि कम पड़ती है तो आपकी पेंशन कम हो सकती है. प्लीज आप इन पिटिशनर्स को, इन वकीलों को बताएं कि आपका रेगुलेशन 7 और 11 बड़ा ही स्पेसिफिकली कहता है कि फंड की चिंता करना आपका काम नहीं है. ऑलरेडी आपके रेगुलेशन ने फंड का इंतजाम कर रखा है और उसका इंतजाम आपके बैंक करेंगे. किसी प्रकार से फंड की किसी प्रकार से बात करना कोर्ट में एक प्रकार का इररेलेवेंट रिमार्क है. इसलिए जहां से वकील साहब चले थे फंड की चर्चा करते हैं उसको बिल्कुल ड्रॉप करें. फंड की कोई बात आती है तो रेगुलेशन 7 और 11 का उल्लेख कोर्ट के सामने करें. मुझे बड़ा अचंभा हुआ इस बात सुन करके कि कैसे रेगुलेशन 7 और 11 का जो विवरण था वो कोर्ट के सामने नहीं रखा गया. अभी कोई भी खेल हो सकता है. पेंशन फंड के बारे में बिल्कुल ही बातें नहीं करें. रेगुलेशन 7 और 11 आपको ताकत देता है 35(1) को लागू कराने के लिए, और यदि आप इधर उधर की हकोगे तो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यही इनने आर.के. वर्मा साहब ने कहा, और मैं बार बार कह रहा हूं, लाइन ऑफ आर्गुमेंट इज वेरी स्पेसिफिक. जब पेंशन अपडेशन हुआ, बंद क्यों किया, उसको कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 35(1) एक स्ट्रॉन्ग अपडेशन का रेगुलेशन है. हाउ इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड, तो आपका जो पेंशन फंड बना हुआ है आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है. जिस प्रकार से वकील साहब बोल रहे थे, उसमें केवल अधिकार है ट्रस्टीज का और आपको पेंशन देने का, बस. ना उसको बैंक ले सकते हो ना आप ले सकते, कोई नहीं ले सकता, ना कोई पूछ सकता. आपको पेंशन मिलती रहेगी और पेंशन का इंतजाम कर रखा है स्वयं आपके रेगुलेशन ने, रेगुलेशन 7 और 11 के हिसाब से. क्योंकि मैंने सोचा कि अर्जेंट मैटर है, इसको यहाँ केस डालूं जिससे ये लोगों तक पहुंचे और ये हमारे पिटिशनर और वकीलों तक भी पहुंचे. अब मैं यहीं खत्म करूंगा. थैंक यू, धन्यवाद.